नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के ऑनलाइन और भव्य मंच पर। मैं हूं सत्यम और मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं समरी सीरीज के अंदर, जहां पर हम कक्षा 10 की जो हिंदी है उसका रिवीजन करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन पर चर्चा करते हैं और अपनी सफलता की जो यात्रा है, अपनी जो परीक्षा की यात्रा है, उसे उन्नत से उन्नतशील बनाने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं आत्मकथ्य, जो कि एक कविता है और इस कविता के लेखक है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कौन है भैया लेखक? लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, जय शंकर प्रसाद। ठीक है, अब कविता का जो टाइटल है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्या टाइटल है? आत्मकथ्य। आत्म मतलब स्वयं, कथ्य मतलब कहना या कुछ कहा जा सकने वाला, कहने योग्य। क्या कहने योग्य है? हर आदमी की एक कहानी होती है, हर आदमी का एक फलसफा होता है जो कहा जाता है, और एक फलसफा ऐसा होता है जो दुनिया से छुपाया जाता है। भाई, दुनिया में प्रसिद्ध होना और सम्मान पाना सब चाहते हैं, पर हर व्यक्ति सम्मान का पात्र तो नहीं होता है। हम सामान्य जीवन में भी देखते हैं कि बड़े बड़े लोगों के भी कुछ राज ऐसे होते हैं जो खुल जाएं तो उनका अपयश का भाग उन्हें उठाना पड़ता है। तो इसी क्रम में लेखक के जीवन में क्या कुछ ऐसा था, लेखक के जीवन में कौन कौन सी परतें थी, इसी परतों को खोलते हुए कहानी, एक कविता लिखी गई जिसका नाम है आत्मकथ्य। इस वाले चैप्टर के अंदर हम चर्चा करेंगे कहानी के मूल भाव की, यानी कि कविता हमसे क्या कहती है। अब इस कविता को जब हम पढ़ रहे हैं तो जरा पर बेटा एक बात और ध्यान देना कि ये कविता अस्तित्व में कैसे आई, कैसे इस कविता का सृजन हुआ, इसके पीछे बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है। आओ अब उस कहानी को हम पढ़ते हैं और सीखते हैं। देखो, कहानी इस तरीके से है कि होता है एक बार जयशंकर प्रसाद जी एक बड़े लेखक हैं, और बड़े लेखक है इसीलिए सब लोग उनके विषय में जानना चाहते हैं कि लेखक की इस प्रसिद्धि का राज क्या है, इतने बड़े कवि की प्रसिद्धि का राज क्या है। और इसी बात को लेकर कुछ लोग लेखक के घर जाते हैं और कहते हैं कि प्रसाद जी, आप इतने बड़े कवि हैं, आप इतने अच्छे कवि हैं, अपनी आत्मकथा तो लिखिए ना, हमको भी रास्ता मिलेगा, हम भी जान पाएंगे। अब प्रसाद जी का जो जीवन है उसमें दुख ज़्यादा है, सुख कम है। ठीक है, इसीलिए प्रसाद जी अपने दुख को सबके सामने व्यक्त नहीं करना चाहते, पर मित्र बहुत खास हैं इसलिए उन्हें मना भी नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से ना करते करते कविता लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कविता, जिसका नाम होता है आत्मकथ्य, मतलब मेरी बात या स्वयं की बातें जो कहना चाहता है। और उसी कविता में वो कह देते हैं कि मैं क्या लिखूं, मैं क्या हूं। तो आइए बच्चों, इस कविता को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। चलिए, तो कविता की शुरुआत इस तरीके से होती है। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीव इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। इन चार पंक्तियों का अर्थ समझो। मधुप का अर्थ होता है भंवरा। क्या? भंवरा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं भ्रंग। क्या कहते हैं? भ्रंग। भ्रंग का अर्थ क्या होता है? भंवरा। ठीक है, और यहाँ पर भ्रंग का अर्थ क्या लिया गया है? मन रूपी भंवरे से। किससे? मन रूपी भंवरा जो है वो गुनगुना कर एक बात कह जाता है कि यार, कौन अपनी बात कहे, कौन अपनी कहानी जो है वो दुनिया के सामने रखे। ठीक है, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। ये जो पत्तियां हैं ये मुरझा कर गिर रही हैं, यानी कि कितने ही लोगों का जो जीवन है वो पत्तियों के भांति मुरझाकर गिर रहा है, टूटते हुए गिर रहा है। तो इस नश्वर जीवन में, इस नश्वर जीवन में जो क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं है, ठीक है, इस जीवन में क्या आत्मकथा लिखना सही होगा? ये बात कहता है कवि। फिर देखो आगे क्या है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीव इतिहास, यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। आगे कवि क्या कहता है कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में, गंभीर अनंत नीलिमा मतलब आकाश के नीचे। गंभीर क्या है? गंभीर होता है आकाश। आकाश को ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आकाश में स्वर होता है। दर्शन में माना जाता है, ठीक है, सांख्य दर्शन में ये माना जाता है कि आकाश जो है वो स्वर का प्रतीक है। ठीक है, पर वह कभी बात नहीं करता। जब गहरी बात हो, जब बहुत विशेष बात हो, तब आकाश का प्रत्युत्तर आता है।
इसीलिए आकाश को गंभीर रूप में कहा गया है। और फिर कहा जाता है कि भाई इस आकाश के नीचे कई लोगों का इतिहास है, कई लोग उदय हुए, कई लोगों का अस्त हुआ, कई लोग बड़े बने, कई लोग फिर मिट गए, ठीक है। पर इन सब बातों से जिन लोगों ने अपना इतिहास लिखा, जिन लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी, उन सारी आत्मकथाओं से हमें ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं वो लोग जो है ना अपनी हंसी उड़ा रहे हैं, अपना जो व्यंग है उसको सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने जीवन को जो है वो व्यंग बना रहे हैं, ठीक है। और भाई बात भी सही है कि आपका जीवन है, आप अच्छे हैं बुरे हैं कैसे हैं, इस बात को कोई दूसरा कैसे जान सकता है, ठीक है। ये तो हमारा व्यक्तिगत निर्णय है। वही बात है यहाँ पर। अब देखो क्या है, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर रीति। अब कवि यहाँ पर ये कह रहा है इन 2 लाइनों में कि भैया जी इतना सारा चीज हो जाने के बाद, ये जानने के बाद कि संसार जो है मेरी स्थिति जानकर मेरी हंसी उड़ाएगा, उसके बाद भी तुम चाह रहे हो कि मैं अपनी दुर्बलताएं जो हैं, अपनी कमियां जो हैं वो सबके सामने प्रस्तुत कर दूं। ना भैया, ये तो हमसे बिल्कुल ना हो पाएगा। मैं अपनी बात दूसरों के सामने क्यों रखूं, ठीक है। फिर देखो आगे क्या कहता है, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, ठीक है। तो यहाँ पर कवि ये कहता है कि जब तुम ये बात जान जाओगे कि जयशंकर प्रसाद जो है वो खाली है, ठीक है। खाली है मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब जो इसका सेंस निकलता है वो केवल संपत्ति आचार व्यवहार से नहीं है, बल्कि जीवन की या हृदय की रिक्तता से है कि दिल है खाली कमरा सा, ठीक है। दिल जो है वो खाली कमरे की तरह हो गया है। जीवन में जो रिक्तता है उस रिक्तता को जानकर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे और तुम्हें इस बात का संतोष होगा कि ये व्यक्ति तो खाली है, इसके पास तो कुछ नहीं है, ठीक है। वही बात है। फिर देखो क्या होता है, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरी रस ले अपनी भरने वाले, ठीक है। अब यहाँ पर कभी इंपॉर्टेंट बात कहता है, लोकाचार की एक इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि तुम जब देखो कि ये जो जयशंकर प्रसाद हैं ये तो खाली हो चुके हैं, इनके जीवन में बहुत रिक्तता है, पर कहीं तुम्हें ऐसा ना लगे कि इस रिक्तता के पीछे तुम ही हो, ठीक है। तुम ही हो जो कारण है, जिसके कारण मनुष्य में या मुझ में जो खालीपन है, जो उदासता है वो आई है, और तुम चाहते तो मुझसे रस लेकर अपना भरने वाले हो, ठीक है। मतलब तुम मेरा आनंद लेकर अपना जीवन को रसमय बनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से इस पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर तुमने भाव समझा, लिखित अर्थ में भी ली हूँ, ठीक है। क्यों है भैया, कि कहीं हमारा बच्चा भूल ना जाए। तो लिखित अर्थ इस प्रकार से है, अपने मन को भंवरे की उपमा देते हुए कवि स्पष्ट करता है कि मैंने अपने जीवन की कौन सी कथा कहूँ, मेरे ही सामने ना जाने कितनी पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं। अर्थात इस नश्वर शरीर में, दुखपूर्ण संसार में कितने ही लोग जो हैं वो अपने जीवन का इतिहास को लिखा, जिससे पढ़कर ऐसा लगता है कि वो स्वयं अपनी हंसी उड़ा रहे हैं। इस सत्य को जानने के बाद भी आप चाहते हैं कि मैं अपनी कमियां दुर्बलताएं कह दूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जीवन की उदासी देखकर तुम आनंदित होना चाहते हो, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कहानी सुनकर तुम्हें ज्ञात हो कि तुम ही मेरे जीवन की उदासी का कारण हो। कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं बेटा जीवन में कि पता चलता है कि जो व्यक्ति के साथ बुरा हुआ या जो व्यक्ति को दुख हुआ उसका कारण कहीं ना कहीं हम भी थे। तो यही बात जो है यहाँ पर प्रसाद जी ने कही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पकड़ते हैं, अगला पद पकड़ते हैं। देखिए, यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाले उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर वो भाग गया, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या है समझो। कवि ये कहता है कि मैं तो बहुत सरल व्यक्ति हूँ, ठीक है, और आत्मकथा लिखकर मैं अपनी सरलता की हंसी क्यों उड़ाऊं, क्यों मैं जो हूँ संसार में बदनाम हो जाऊं, ठीक है। साथ ही साथ ये कहता है कि मैं अपनी कमियां और दूसरों ने जो मेरे साथ छल कपट किया, ठीक है, प्रवंचना का अर्थ होता है कपट या छल, ठीक है। तो कवि अपनी कमियां और दूसरों ने जो उसके साथ कपट किया है उसको भी सामने क्यों रखूं, ठीक है। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी यादों की, कि भाई जो उज्ज्वल गाथा है मतलब कवि के जीवन में कुछ अच्छे पल आए, कुछ मधुर पल आए, कुछ स्मृतियां आई जो उसके जीवन को एक आधार देता है, ठीक है। उन सारी बातों को मैं दुनिया के सामने कैसे व्यक्त कर दूं, क्योंकि देखो प्रेम के पल जो होते हैं वो निजी पल होते हैं, ठीक है, और सुख के जो पल होते हैं वो भी निजी होते हैं। आप जब चॉकलेट खाते हैं तो मान के चलिए आपने चॉकलेट खाया तो अब दूसरे को थोड़ी ना बता पाते कि आहा हा कितना मजा आ रहा है, ठीक है। तो वही बात है कि कवि ने जो सुख अनुभूति की
वो उसको कैसे व्यक्त करे। ठीक है, फिर देखो कैसे, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की, कि भाई जिन व्यक्तियों के साथ कवि हंसता था, प्रेम से रहता था, ठीक है, उन सारी बातों को कवि कैसे व्यक्त करे, ये भी तो एक चुनौती है। फिर देखो आगे क्या है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। आगे कवि ये कहता है कि भाई ये सारी बातें मैं कैसे कहूँ कि मुझे क्या क्या सुख हुआ, पर आगे कवि ये कह देता है कि भाई साहब ये सारी बातें मैं कैसे कहूँ कि जिस चीज़ की मुझे इच्छा थी वो सुख तो मुझे कभी मिला ही नहीं। ठीक है, कि जो सुख की मुझे इच्छा थी वो भी मुझे कभी नहीं मिला। आगे देखो क्या है, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। क्या, कि भाई जो चीज़ मेरे हाथ में आते आते, मेरे आलिंगन में आते आते, मेरी बाहों में आते आते कुछ ऐसी चीज़ भी थी जो मेरे हाथ से छूट गई। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि कवि के जीवन में भी कुछ ऐसी बातें थी, कुछ ऐसी इच्छाएं थी जो अतृप्त रह गई। ठीक है, अब इसका भावार्थ क्या है ये समझो जरा। कवि कहता है कि मेरा स्वभाव सरल है और मैं कैसे अपनी सरलता की हंसी उड़वाऊं, मैं अपनी भूलों और मेरे साथ हुए छल को कैसे दुनिया के सामने रखूं। मेरे जीवन में कुछ मधुर स्मृतियां हैं, कुछ सुखद क्षण हैं, जिन्हें मैं किसी और के सामने कैसे व्यक्त कर सकता हूं। अर्थात कवि अपने जीवन की सुखद स्मृतियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। आगे कवि कहता है कि वह जिन सुखद स्मृतियों में, मतलब जिस कवि कहता है कि वह सुख जिसके सपने मैंने देखे थे मुझे कभी मिला ही नहीं, ऐसा सुख जो मेरी बाहों में आते आते रह गया। तो वही बात है बेटा कि देखो जीवन में कुछ लोग सरल होते हैं, वो अपनी सरलता की हंसी उड़ानवाना नहीं चाहते। आगे कवि के विषय में ये भी कहा जाता है कि ये कवि के विषय में नहीं है, हर व्यक्ति के विषय में है कि हर आदमी जीवन में कहीं ना कहीं क्या है, अकेला है, जीवन में कहीं ना कहीं असफल है, और वो जो उसका डार्क साइड होता है, ठीक है, जो अकेलापन होता है, वो अकेलापन उसके साथ ही चला जाता है। कभी कोई नहीं जान पाता कि कोई व्यक्ति, खासतौर पर पुरुष वर्ग जो है, वो संसार में कहाँ अकेला रह गया। ठीक है, या जिंदगी का कौन सा कोना है जहाँ मनुष्य अकेला रह गया। ठीक है, तो यही बात जो है वो कवि अपनी कविता में कहता है कि मेरा जो अकेलापन है, जो सुख मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, और इस बात को मैं दूसरे के सामने रखना भी नहीं चाहता। ठीक है जी, चलिए अगला जो है वो दोहा हम पकड़ते हैं, अगला जो पद है उसको पकड़ते हैं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंता की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथा सुनाऊं आज, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई मेरी मौन व्यथा। तो यहाँ पर बेटा पहले की जो 3 लाइन है उसमें कवि जो है अपने प्रिय का व्याख्यान देता है, अपने कवि जो है वो अपने प्रिय का वर्णन कर रहा है कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती निज सुहाग मधुमाया में। कवि का भाव ये है कि कवि का जो साथी था, ठीक है, उसके गाल इतने सुंदर हुआ करते थे अरुण कपोलों से, मतलब अरुण का मतलब क्या होता है, उगता हुआ जो सूर्य का रंग होता है ना, लाल लाल, ठीक है, वैसे उसके गाल हुआ करते थे, और उसके गालों से जो उषा है यानी जो प्रातः काल की वेला है वो भी जो है वो रंग चुराया करती थी। ठीक है, क्या चुराया करती थी, अनुरागिनी उषा लेती निज सुहाग मधुमाया में। ठीक है, कि भैया प्रेमी जो उषा है वो भी अपना सुहाग जो है यानी कि कवि की जो प्रेमिका है उसके गालों से क्या चुराया करती थी, उषा चुराया करती थी या लिया करती थी। ठीक है, लालिमा लिया करती थी। उसकी स्मृति पथे बनी है आज थके पथिक की कंता की, कि भैया यहाँ पर जो सुखद पल उसने जिए थे उसकी प्रेमिका के साथ या उसके प्रिय विषय के साथ, उस स्मृतियाँ का जो आधार है आज भी कवि की जो स्मृति जो है वो थकी हुई बनी हुई है, और आज भी कवि को संबल दे रही है जीवन जीने का, क्योंकि अब तो कवि अकेला है पर जो यादें हैं ना वो आज भी उसका आधार बनी हुई हैं। ठीक है, फिर देखो क्या होता है, सीवन को उधेड़ कर देखो क्यों मेरी कंथा की। अब यहाँ पर कवि की बात ये है, कवि ये कह रहा है कि जिस तरीके से मेरा जीवन में जो कुछ भी हुआ मैं उसको सीकर मतलब उसको भूल कर आगे बढ़ चुका हूँ, लेकिन क्यों तुम चाह रहे हो कि मैं बार बार उसी चीज़ को याद करूँ। ठीक है, यानी कि वो होता ना कि सीवन उधेड़ना या पुरानी बातों को कुरेदना, मुर्दा उखाड़ना। ठीक है, तो उस तरीके से कवि भी कह रहा है कि मेरी जीवन की पुरानी यादों को मत छेड़ो। ठीक है, और उनको उधेड़ कर भी तुम क्या पाओगे, अब मैं अपनी पुरानी बातें तुम्हें बता भी दूं तो उससे तुम्हें क्या मिलने वाला है। ठीक है, फिर देखो क्या है, छोटे से इस जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, कि भैया जीवन तो क्षणिक है पर इस क्षणिक जीवन में कई बड़ी घटनाएं घटी हैं। ठीक है, तो एक तरफ
कवि जो है वो दर्शन की बात कर रहा है कि मनुष्य के जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मनुष्य का जीवन छोटा है, लेकिन इसमें दुख जो है वो बहुत बड़ा है। और ये बात सच भी है कि मनुष्य को दुख जो है वो बहुत बड़ा लगता भी है। तो इस छोटे से जीवन में जो जो कष्ट उसने सहे, कैसे कैसे दुख उसने सहे, इन सारी बातों को वो कैसे कहे। ठीक है, फिर देखो क्या है, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। फिर यहाँ पर बुद्धिमानी वाली बात भी कर देता है कि भाई दूसरों की बातें मैं चुपचाप सुनकर मौन रहूं, अपनी बात मैं क्यों ही कहूं। अगर ज्ञानी आदमी कुछ कह रहा है, कोई समाज में कुछ कह रहा है, तो उसकी बातें सुन लेता हूं चुपचाप और अपनी बातों को मौन रखता हूं। फिर देखो आगे क्या है, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। फिर इसके बाद कवि ये कहता है कि भाई मेरी सारी बातें जानकर, मेरी आत्मकथा जानकर तुम क्या करोगे। ठीक है, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, मेरी आत्मकथा भी बहुत छोटी सी, बहुत सरल सी बातें हैं, और इन सारी चीज़ों को जानकर तुम क्या करोगे। हाँ, पर मेरी जो मन की पीड़ा है, मेरी जो व्यथा है, वो आज सोई हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस पीड़ा को जगा दो। ठीक है, तो इस तरीके से कविता का ये भाव था। अब बच्चा जी यहाँ का जो भावार्थ है वो भी हम लिख कर लाए हैं आपके लिए, तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जब आप इस वीडियो को देख लें तो नोट्स तो आपको पता ही है कि भैया PW के ऐप पर जो है ना नोट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जाइएगा, नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको बार बार पढ़ते रहिएगा। अब ऐसा क्यों करना है, क्योंकि इस बात को समझो कि हो सकता है मोस्ट ऑफ द मोस्ट यहाँ से एक आध जो पद है वो आपको आ जाए, और पद का अर्थ कैसे लिखेंगे वो तो अलग विषय हो गया। पद का अर्थ नहीं आता है CBSE के अंदर, लेकिन MP बोर्ड में आता है। ठीक है, तो MP बोर्ड वाले बच्चे जो हैं वो इस पद को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करते जाइएगा। ठीक है, और करेंगे तो क्या होगा कि आप इसका अर्थ भी लिख पाएंगे, और अर्थ लिखने के साथ साथ यहाँ से जो MCQ बनेंगे आप उन्हें भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा इस बार का सेशन। यहाँ पर हमने सीखा आत्मकथ्य यानी कि जयशंकर प्रसाद की एक शानदार कविता। और ये कविता ये भी बताती है, क्या बताती है कविता, कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों चीजें आती हैं। ठीक है, पर मनुष्य का जो सुख है वो उसका सामर्थ्य बन जाता है। ठीक है, और दुख जो है वो एक अंधेरे कोने में कैद हो जाता है। इसी तरह हमें अपने जीवन को, अपने सुख को सुख की ओर ले जाना है ताकि हमारा जीवन सुखी हो सके, और अपने दुख को जो है ना वो अंधेरे कमरे में पैक करके एक तरफ रख देना है, दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ठीक है, तो इसी संदेश के साथ मिलते हैं बेटा अगले सेशन में। तब तक के लिए बने रहिए PW परिवार के साथ। धन्यवाद।